से कोई हल नहीं है। अब ये क्या इसके पीछे कोई इस मैडनेस के पीछे कोई मेथड है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कुछ अच्छा, ऐसा आपने ये कवरेज मतलब आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने सारा कवर किया। प्रॉब्लम कहाँ पर आई? यानी कि वो पॉइंट्स तो ट्रंप ने बता दिए जिन पे इत्तेफाक नहीं हुआ, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जिन पे इत्तेफाक हो गया था। क्या उस दौरान अबनाए हुर्मुज़ को ब्लॉक करने की बात की गई थी यूएस की तरफ से? देखिए, ऑब्वियसली अमेरिका अगर अबनाए हुर्मुज़ को खोले बगैर, यानी कि जैसे वो 28 फरवरी से पहले था उस स्टेटस पे लाए बगैर निकल जाता है, तो लोग सवाल करेंगे कि रिजीम चेंज आप कर नहीं सके। बैलिस्टिक मिसाइल्स आखिरी दिन तक ईरान मार रहा था, आपने कहा उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया आपने, उन्होंने आपके जहाज भी गिरा दिए। और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ तो किसी के ज़हनो गुमान में भी नहीं था। अब वो भी आप ईरान को देकर आ गए, तो इसका मतलब उनके पास विक्ट्री दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। तो लिहाजा मेरे ख्याल से जो एक मैक्सिमम पोजीशन थी यूएस की, वो ये थी कि अगर अमेरिका इसको कंट्रोल ना करे या कोई और मुल्क कंट्रोल ना करे तो ये बिल्कुल 28 फरवरी से पहले चला जाए। बट ईरान के अपने इश्यूज है। ईरान ऑब्वियसली एक तो ये चाहेगा कि जब तक ये बातचीत कोई परमानेंट सीज फायर तक ना जाए तब तक ईरान जो है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का लेवरेज अपने हाथ से जाने नहीं देगा। दूसरा, उनको अगर रीबिल्ड करना है तो 2-3 ऑप्शन है उनके पास। एक, जो उनके फ्रीज एसेट्स हैं वो अनफ्रीज हो जाए। एक, उनके पास ये ऑप्शन है कि जो सैंक्शंस लगी हुई थी प्राइमरी सेकेंडरी वो खत्म हो जाए। और तीसरा, ऑब्वियसली वो पैसा कमाना चाहेंगे टोल लेके स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे। तो ये वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे। तो वो इनके लिए देखे ना, ये किसी ने नहीं सोचा था कि जंग में इतना बड़ा लेवरेज बन जाएगा। अगर ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ना बंद करते तो मेरे ख्याल से ईरान के पास कुछ होता नहीं अमेरिका को टेबल पे लाने के लिए। अब जब सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि क्या जो अब ये कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो चीज़ वो बातचीत से नहीं हासिल कर सके, जो चीज़ वो पहले जंग से नहीं कर सके, अब वो क्या स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवा लेंगे? बज़ाहिर ये नजर आता है कि वो प्रेशर डालना चाह रहे हैं फार ईस्ट एशियन कंट्रीज और स्पेसिफिकली चाइना पे, क्योंकि चाइना का तकरीबन 90% ऑयल जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से आता है। यानी कि अब जंग सिर्फ ईरान के साथ नहीं, अब चाइना के साथ भी, अब यूके के साथ भी, और ऑस्ट्रेलिया ने भी मुखालफत कर दी है। जी बिल्कुल, फ्रांस और यूके ने तो कहा कि हम मदद नहीं करेंगे। क्या ट्रंप ये अफोर्ड कर सकता है इतनी ज्यादा मुखालफतें? जो मुखालफत इस वक्त अंदर है ना अमेरिका में, वो देखते हुए तो समझ ही नहीं आता कि लॉजिक क्या है ये करने की। और चाइना ये इतना क्रूशल होगा क्योंकि चाइना का तो स्टेटमेंट आ गया कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है वो ईरान उस पर कंट्रोल रखता है और इसीलिए हमारा उनसे मुआहदा है तो हमारे शिप्स को ना तंग किया जाए, मतलब उनकी आमदो रफ्तार ना रोके। लेकिन लेट्स सपोज कोई अगर वैसे जा रहा हो चाइना का, उसको अमेरिका ब्लॉक करता है, वो ईरान नहीं जाने देता, ईरान से निकलने नहीं देता, तो फिर सोचे ना, वो तो हम शायद जिस पे बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 हमें एक रुकवाने में कामयाब हो गए, इट माइट बी द बिगनिंग ऑफ इट। वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है, मतलब इट माइट बी द बिगनिंग। अगर चाइना इन्वॉल्व हो जाए या चाइना की वेसल्स को नुकसान पहुंचाए अमेरिका या उसको ब्लॉक करे, तो फिर सोचे ना सिचुएशन कितनी ज्यादा एस्केलेट हो जाएगी। कि 21 अप्रैल तक जो सीज फायर है वो रहेगा या उससे पहले भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। ट्रंप के होते हुए आप कुछ प्रेडिक्ट करना जो है ना, मेरे ख्याल से वेरी डिफिकल्ट। उस पर आप सट्टा ही लगा सकते हैं कि क्या होगा। बट कल तक जो अपडेट्स हमारे पास थी, दोनों तरफ से दोनों फरीकैन इस चीज़ पे इत्तेफाक करते थे कि जो इंटैक्ट रहेगा आपका सीज फायर, और बल्कि ये भी इतलात थी कि अगर 21 तारीख तक कोई रिजॉल्व नहीं होता ये इशू तो फर्दर भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, एक टेम्परेरी सीज फायर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो हो सकता है आप बमबारी तो ना देखें, लेकिन अगर कोई शिप सामने सामने आती है, कोई वहाँ सिचुएशन बिगड़ती है, तो फिर शायद आप दोबारा वही एस्केलेशन देखें। एक और चीज़, साउथ लबनान में आज भी इसराइल ने हमले किए हैं। और 2 दिन पहले खबरें आ रही थी कि जब इस लेबनान के वजीर आजम ने इसराइल के वजीर आजम से रब्ता किया तो शायद वो भी बातचीत के लिए तैयार हो गए थे और शायद मंगल को वो टॉक्स होने थे। कल हो रही है जी, लेकिन अब उससे पहले फिर बमबारी हुई है। अब ये इसराइल के जो अज़ाइम है वो तो आपको पता है हावी अमेरिका पे भी और पूरे मशरिक़ वस्ता पर, तो इसलिए प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये सवाल मेरा सबसे है कि कोई तो इसराइल को काबू करेगा? कोई नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका माइनस अमेरिका तो इसराइल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसराइल का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है अमेरिका पे और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप पे, तो वो तो उसके दिफा में हमेशा आता है। लेकिन अब दिफा में नहीं, वो एक एग्रेसर के तौर पे भी जब इसराइल सामने आ रहा है और अपने अज़ाइम इस खत्ते में बड़ा वाजे कर रहा है, क्योंकि देखें कोई मुल्क हो जहाँ पे गजा हो, सीरिया हो, लेबनान हो, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे इसराइल ने अगर एक दफ़ा हमला किया है तो बार बार किया है। तो इसीलिए ईरान पर इस हमले के बाद आपने देखा यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स हो गया ना, पिछले साल जून में हुआ, इस दफ़ा दोबारा हो गया फरवरी में। तो इसराइल के तो क्लियरली ये लगता है कि मिडल ईस्ट में वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी गेन करे। अब उसमें उनके रिलीजियस आइडियोलॉजी है, जो भी मकासद है उनके, बट वो तो बड़ा ऑब्वियस है। तो ये शायद ईरान का मामला अगर आज हल भी हो जाए तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ये मामला मुस्तकिल बुनियाद पर हल हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। और इसीलिए जो खलीजी ममालिक है उनकी पोजीशन बड़ी जो है कॉम्प्लेक्स है, खासतौर पर वो जो कि चाहते हैं कि ये जंगबंदी रुके, लेकिन वो जब चाहेंगे कि जंगबंदी रुके तो ऐसी पोजीशन हो कि ईरान उतना ताकतवर ना हो कि उनके लिए एक मसला बना रहे, कांस्टेंट प्रॉब्लम बना रहे। और दूसरा, वो ये भी नहीं चाह सकते, हाँ, लेकिन वो ये भी नहीं चाह सकते ना कि ईरान इतना कमजोर हो जाए कि इसराइल की फिर एक मोनोपोली हो जाए इस पूरे खत्ते में। तो उनके लिए सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है ना। वो ईरान को एक बहुत ताकतवर मुल्क देखना चाहेंगे जिससे उनको खतरा हो,
और ये भी नहीं देखना चाहेंगे कि ईरान मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और इसराइल जो है फिर जो चाहे वो करता रहे इस खत्ते में। क्योंकि आप देखें अब क्या कर रहे हैं इसराइलीज, उनका एक टेम्पलेट जो है ना वो बड़ा कमाल है, नेगेटिव वे में कमाल है। अब वो टर्की के खिलाफ भी एक बयानिया बनाना शुरू हो गए ना कि वहाँ पे जो रिजीम है देखें वो किस तरह ज्यादतियाँ करती है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, फलाना है। उसी किस्म का प्लेटफॉर्म एक टेम्पलेट जो उन्होंने कभी गजा में हमास के खिलाफ इस्तेमाल किया या ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया, दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो आई एम श्योर टर्की सऊदी अरब भी देख रहे होंगे कि अगर ईरान बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज हो जाता है तो फिर तो एक इसराइल बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा आने वाले सालों में। अच्छा, सऊदी अरब की मेज़बानी में अगर मुज़ाकरात होते हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि शायद अगला राउंड जो है वो सऊदीया में हो जाए, क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ जा रहे हैं। सो यू थिंक कि कोई ना कुछ मतलब कोई पॉजिटिव साइन मिल सकता है? देखिए राब्ते बिल्कुल हुए हैं और इससे पहले भी चाइना ने क्योंकि ऑब्वियसली ईरान और सऊदी अरब की बातचीत कराई थी, तो सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात ईरान के थे वो इतने ख़राब या स्टैंड स्टिल पे नहीं थे इस जंग से पहले जैसे माजी में हुआ करते थे। लेकिन बतौर सालिस सऊदी अरब मेरे ख्याल से एक्सेप्ट खुद भी नहीं करना चाहेगा और ईरान का भी मुझे लगता है कि इरादा नहीं होगा कि सऊदी अरब बगैर सालिस करे, क्योंकि सालिस के लिए तो ज़रूरी है ना, या मीडिएटर के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ से एतमाद हो। अब अगर ईरान ये कहता है कि आपकी सरजमीन पे अमरीकी बेसिस इस्तेमाल होते हैं और हम पर हमला होता है, दूसरी तरफ ईरान ये कहता है कि हम तो फिर जवाब देंगे, और सऊदी अरब कहता है कि जब हमले नहीं हो रहे तो आप क्यों हमारे सरजमीन पे हमले कर रहे हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक कर चुके हैं, सऊदी अरब की तरफ से उस तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन यूएस ने बेसिस उनका इस्तेमाल अगर किए हों तो मेरे ख्याल से उनकी वो पोजीशन है नहीं जिसपे वो सालिस का रोल प्ले कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज मोर टू डू विद द टॉक्स जो हो चुकी है, क्या वे आउट निकाला जा सकता है। खलीजी ममालिक भी नहीं चाहेंगे कि ईरान का कंट्रोल रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। दूसरा पाकिस्तान का अपना भी एक इशू है, आपने देखा वजीर ख़जाना भी यहाँ पर आए थे और उसके बाद ये खबर भी आई कि तकरीबन $5 बिलियन जो है वो कतर और सऊदी अरब हमें दे रहे हैं, तो वो एक पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट इशू है। आई थिंक ये इशू भी वहाँ पे वो भी तो हमें वापस करना होगा ना। अगर मैं माशी इशू की बात करूँ तो वो भी तो वापस करना है, पाकिस्तानी अवाम नहीं वापस। आज यूएई ने मांग लिया ना, और वो 30 साल पुराना एक कर्ज अभी तक चल रहा है, उसमें तकरीबन $450-500 मिलियन जो 1996 के थे, 30 साल पुराने थे, जो हमने उनको वापस करने हैं। तो वो पैसे तो जो भी आप कर्जा लेंगे वो तो वापस कर रहा होगा, बट शॉर्ट टर्म में क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन $4.8 बिलियन का आउटफ्लो होगा, जिसमें $3.5 बिलियन यूएई के हैं, यूरो बॉन्ड्स के 1.3 बिलियन है, तो हमें कहीं ना कहीं से अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए ये हेल्प फिलहाल चाहिए होगी। लेकिन आइडियली यही होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो आप अपना एसेट बिल्ड करें ना, एक्सपोर्ट से लेकर आए, एफडीआई से लेकर आए, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए, वो तो आ नहीं रहा, वो नहीं आ रहे। तो हमारा सारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बिल्ड हुआ है ऑन द लोन्स। अच्छा, मैं एक इस वक्त मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि जो हमें चीज़ें करनी चाहिए थी हमारी गवर्नमेंट को वो उन्होंने नहीं की, लेकिन आज का जो क्रेडिट है सफारती पहलू पे सब क्रेडिट ले रहे हैं, जो कि आई पर्सनली बिलीव कि वो हमारी अफवाज पाकिस्तान का भी क्रेडिट है, उतना ही है। देखिए जो सियासी मामला हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के मामला हो विद इन पाकिस्तान, उस पर तो हमारा काम है कि हम उनसे सवाल भी करें, उनको अकाउंटेबल ठहराएं, ये हमारा काम है करना। बिल्कुल। दो चीज़ों की मुख्तलिफ कामयाबियों को आप उससे नहीं जोड़ सकते कि अगर आपने इंडिया के खिलाफ जंग जीत ली तो इसका मतलब है पाकिस्तान में आपसे कोई सवाल नहीं होगा, चाहे वो आपकी गवर्नेंस के हवाले से हो, चाहे 2024 के इलेक्शन के हवाले से हो, चाहे ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो। इसी तरीके से यहाँ पे डिप्लोमेटिकली आपकी बड़ी कामयाबी है, और सिविल और मिलिट्री साइड दोनों